बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर खालिद हुसैन। आज का जो हमारा वीडियो सेशन होगा उसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस किया जाएगा। तो लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मैं ये चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इससे पहले वाले पार्ट के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया था। तो उसका जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है ये डाटा कम्युनिकेशन है। डाटा कम्युनिकेशन क्या है, ये सवाल आ जाता है पेपर में। तो डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है कि डाटा को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफ़र करना बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को सेंड करना या वसूल करना डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट्स हैं। इसमें पहला कंपोनेंट जो है वो मैसेज है। मैसेज वो डाटा या इंफॉर्मेशन होती हैं जिसको आप सेंड करना चाहते हैं। उसमें आपका टेक्स्ट डाटा भी आ जाता है, न्यूमेरिक डाटा भी आ जाता है, तस्वीरें, साउंड, वीडियो, और इसको कंबाइन करके भी मैसेज एक बनाया जा सकता है। फिर सेंडर आता है। सेंडर वो डिवाइस होती है या वो कंप्यूटर होता है जहाँ से डाटा को सेंड किया जा सकता है। इसमें वर्क स्टेशन कंप्यूटर आ जाएंगे, टेलीफोन्स, वीडियो कैमरास, ये सारे सेंडर्स कहलाते हैं। फिर रिसीवर है। रिसीवर वो डिवाइस होती है जो डाटा को रिसीव करती है। इसमें भी कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन, टेलीफोन और टेलीविज़न आ जाएंगे। ये एग्जांपल्स आपने नोट कर लेनी है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल ये पाथ होता है, मीडियम होता है जिसके ऊपर हमने डाटा को सेंड करना है। फिर लास्ट जो कंपोनेंट है इसका वो है इनकोडर और डिकोडर। आपको पता है जो कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर होता है वो हमेशा डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है। फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसी और फॉर्म में जब हमने इसको सेंड करना होता है। तो डिजिटल फॉर्म से किसी और फॉर्म में जब डाटा को सेंड किया जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं इनकोडिंग। और इसके लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको इनकोडर कहते हैं। और इसी तरह फिर जब डाटा रिसीवर एंड पे पहुंच जाता है तो डाटा जो होता है किसी और फॉर्म में आया होता है, फिर उसको दोबारा डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में। तो वहाँ जाके डाटा की दोबारा डिकोडिंग की जाती है और उसके लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको डिकोडर कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है वो है सिग्नल। सिग्नल जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव होती है जो डाटा को रिप्रेजेंट करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सिग्नल। फर्स्ट इज़ द एनालॉग सिग्नल एंड द सेकंड इज़ द डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस वेव्स होती हैं और जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनमें डिसकंटिन्यूस वेव्स होती हैं। इनको ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस भी कहते हैं। और जो एनालॉग सिग्नल है उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें एक फ्रीक्वेंसी आ जाती है और दूसरा जो है एम्पलीट्यूड आता है। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ़ टाइम्स एक वेव जो है किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर या किसी ख़ास इंटरवल में अपने आप को जब रिपीट करती है तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसका कंसेप्ट आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा। एम्पलीट्यूड जो होता है मैक्सिमम हाइट ऑफ अ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। एक ख़ास वक्त के अंदर जो वेव की मैक्सिमम हाइट होती है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। फर्दर मोर टाइप्स ऑफ डाटा है। डाटा की टाइप्स में टेक्स्ट डाटा आ जाता है जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसमें न्यूमेरिक डाटा नंबर्स आ जाते हैं 0 से 9 तक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर, डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर भी इसमें शामिल होते हैं। इमेज, इसमें पिक्चर्स, तस्वीरें, ग्राफ्स। ऑडियो डाटा में साउंड आ जाती है और इसी तरह फिर वीडियो डाटा में हमारी फुल मोशन वीडियो आ जाएगी। फिर हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर जब स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर जो है उसको 0 1 के अंदर रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं जब हम डाटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं। आप जानती हैं कि हमने डाटा की टाइप्स पढ़ी जिसमें टेक्स्ट डाटा होता है, न्यूमेरिक डाटा होता है और इसी तरह इमेज डाटा होता है। तो कंप्यूटर जो है इस डाटा को, जो रियल वर्ल्ड डाटा है, इसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकता क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो लिहाजा फिर डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिसको कहते हैं इनकोडिंग टेक्निक्स। तो
इनकोडिंग टेक्निक्स में जो सबसे पहली टेक्निक है वो है बीसीडी। बीसीडी का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये 4 बिट कोड होता है और हमारे जो अर्लियर कंप्यूटर थे उसमें ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी। मतलब आपका जो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है उसको बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता था। नेक्स्ट जो है EBCDIC कोड है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये आपने याद कर लेना, इसमें से एक आधी डेफिनेशन जो है वो आ जाया करती है पेपर में। ये 8 बिट कोड होता है और इसको फर्स्टली IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने इसको डेवलप किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि जो EBCDIC कोड है इसको फर्स्टली इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM ने डेवलप किया था। उसके बाद नेक्स्ट है ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है नोवा डेज, कंप्यूटर के अंदर यही स्कीम यूज़ होती है डाटा की इनकोडिंग के लिए। इसमें फिर दो तरह के कोड्स होते हैं, एक 7 बिट कोड है जो 128 करैक्टर्स को सपोर्ट करता है और इसी तरह दूसरा जो कोड है वो 8 बिट है जो 256 करैक्टर्स को सपोर्ट करता है। ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एक अदारा है, इसने इस टेक्निक को बनाया है। इसके बाद यूनिकोड है, यूनिवर्सल कोड। ये 16 बिट कोड को सपोर्ट करता है और इसमें 65,536 सैम्बल्स होती हैं। यूनिकोड जो है ये आस्की का हायर लेवल कोड है। इसमें ज़्यादातर UTF-8 यूनिकोड ट्रांसमिशन फॉर्मेट 8 यूज़ होता है इनकोडिंग के लिए। फिर है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड जो होते हैं, अगर हम इसको सिंपल देखें, मोड जो है वो वे होता है जिसके ऊपर हमने डाटा को ट्रांसमिट करना होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। इसमें फिर 3 तरह के मोड्स हैं। पहला जो है वो सिंप्लेक्स मोड है। इसमें ये होता है कि डाटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। इसकी अक्सर एग्जांपल्स आती हैं पेपर में और इस तरह आएंगी कि जैसे मतलब टीवी का जो डाटा होता है सिर्फ ओनली वन डायरेक्शनल मूव कर रहा होता है। टीवी बेस स्टेशन से ट्रांसमिशन आ रही होती हैं और हमारे सेट तक आ रही होती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम अपने सेट से बेस स्टेशन की तरफ ट्रांसमिशन को भेजें। इसी तरह रेडियो और फिर कीबोर्ड का डाटा जो कंप्यूटर के अंदर एंटर हो रहा होता है वो भी यूनी डायरेक्शनल होता है, सिंप्लेक्स मोड होता है उसका भी। इसको यूनी डायरेक्शनल मोड भी कहते हैं। फिर है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में ये होता है कि डाटा बहुत डायरेक्शन के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा होता है लेकिन एक सेम वक्त के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता। मतलब हम पहले डाटा सेंड करते हैं फिर हमें डाटा या उसका रिस्पॉन्ड जो होता है वो रिसीव होता है। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है वॉकी टॉकी। ये कई दफ़ा बोर्ड के पेपर में एज MCQs आया है। एग्जांपल है, उसमें पहले रिक्वेस्ट भेजी जाती है, वो फिर हमें रिस्पॉन्ड करता है। फिर है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में ये कॉन्सेप्ट है कि डाटा जो है वो बोर्ड डायरेक्शंस के ऊपर सेंड हो रहा होता है सेम टाइम के ऊपर। इसमें जो इसकी एग्जांपल है वो आप इस तरह देख लें कि जो 2 वे ट्रैफिक होती है सड़क के ऊपर तो वो फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल है। और अगर हम इसको कंप्यूटर के हवाले से देखें तो हमारा जो सेलुलर कम्युनिकेशन है, मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन है, उसमें डाटा जो है वो बोर्ड डायरेक्शन के ऊपर सेंड हो रहा होता है। इसको बाई डायरेक्शनल मोड भी कहते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ द डाटा ट्रांसमिशन। 2 टाइप्स हैं ट्रांसमिशन मोड के हवाले से डाटा की। एक डाटा जो है हम पैरेलल सेंड करते हैं, दूसरा सीरियली। पैरेलल में ये होता है कि बहुत सारी बिट्स को एक ही वक्त के अंदर सेंड कर दिया जाता है। जैसे ये तस्वीर में आपको दिखाया गया है, ये सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ नंबर ऑफ़ बिट्स को सेंड किया जा रहा है। आप ऐसे समझ लें कि मोटरवे पे 3 ट्रैक्स होते हैं एक तरफ को जाने के लिए, तो 3 गाड़ियाँ इकट्ठी एक ही सम्मत में और पैरेलल जा रही हूँ, हम उसको कहते हैं ये पैरेलल ट्रांसमिशन है। उसमें मतलब 3 गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं और वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं, तो ये पैरेलल ट्रांसमिशन कहलाती है। फिर है सीरियल ट्रांसमिशन। इसमें ये होता है कि आप एक एक बिट को सेंड करें या एक एक करैक्टर को सेंड करें। डाटा इज ट्रांसमिटेड बिट बाय बिट और मैसेज बाय मैसेज और करैक्टर बाय करैक्टर। तो बिट बाय बिट फैशन के अंदर डाटा को
जब एक कंप्यूटर से या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के ऊपर भेजा जाता है तो इसको हम कहते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन की दो टाइप्स हैं, इसमें ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है और दूसरी जो है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है। ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर हम एक एक करैक्टर या एक एक बिट डाटा जो है एक कंप्यूटर से या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करते हैं। इसमें एक चीज़ नोट कर लें कि हमारी जब हम डाटा को भेजते हैं तो उसमें दो बिट्स अजाफी भेजी जाती हैं, एक स्टार्ट बिट होती है और एक स्टॉप बिट होती है। स्टार्ट बिट की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, इसको स्पेस स्टेट भी कहते हैं। ये जो है डाटा का पाथ डिटेक्ट करती है कि जो डाटा आप सेंड कर रहे हैं आगे उसका पाथ अवेलेबल है कि नहीं। और जो स्टॉप बिट होती है इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है और इसको हम मार्क स्टेट भी कहते हैं। ये स्टॉप बिट जो होती है ये डाटा की लास्ट बिट होती है। स्टॉप बिट जो है ये डाटा की लास्ट बिट होती है और ये बता रही होती है कि डाटा जो है जितना भी डाटा का पैकेज है या जो डाटा की जो बिट्स हैं वो सही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सेंड हो गई है कि नहीं, कोई डाटा जो है वो मिसिंग तो नहीं है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में भी इसी तरह होता है, बजाय एक एक बिट डाटा सेंड करने के हम पूरे का पूरा मैसेज या पूरे का पूरा ब्लॉक सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ट्रांसमिशन रेट को बैंडविड्थ कहते हैं। डाटा की स्पीड को नेटवर्क के ऊपर हम बैंडविड्थ का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास फिर फर्दर दो कंसेप्ट हैं, एक बेस बैंड होती है। बेस बैंड का कंसेप्ट इस तरह है कि हम डाटा को जब सेंड करें तो वो डिजिटल फॉर्म में ही सेंड कर दें एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। उसके लिए हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म ना करें, डाटा जो है वो विदाउट मॉड्यूलेशन एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे सेंड किया जाए। ब्रॉड बैंड में ये होता है कि डाटा को लार्ज डिस्टेंस के ऊपर सेंड करना होता है तो फिर हमें उसकी मॉड्यूलेशन करना ज़रूरी होती है। तो इसमें फिर एक कंसेप्ट आ जाता है FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये एक टेक्निक्स है जिसमें हम डाटा की स्ट्रेंथ को बढ़ा के फिर सेंड करते हैं ताकि डाटा को दूर दराज एरियाज़ के अंदर सेंड किया जा सके। फिर कम्युनिकेशन मीडिया, हमारे पास दो तरह का कम्युनिकेशन मीडिया होता है। एक होता है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में ये होगा कि कोई फिज़िकल चैनल होगा जिसके ऊपर आप डाटा को सेंड करेंगे, मतलब वो उसको गाइड करेगा कि आपने इस पाथ के ऊपर सेंड होना है। इसकी 3 टाइप्स हैं। इसमें ट्विस्टेड पेयर का केबल आ जाती है, इसको आपने देख लेना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अहम कंसेप्ट है। ट्विस्टेड पेयर केबल ये सिंपल केबल है और इसको ट्विस्टेड पेयर इसीलिए कहते हैं कि ये दो तारों का पेयर होता है और वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट की होती हैं। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपने देख लेने हैं। फिर इसके बाद है कोएक्सियल केबल है, ये ट्विस्टेड पेयर से थोड़ी सी स्ट्रांग केबल होती है और इसमें डाटा भी ज़्यादा मूव करता है। फिर है फाइबर ऑप्टिक्स, ये मेन वायर है और इसमें जो डाटा की ट्रांस होती है वो लाइट की पल्सेस के बेस के ऊपर होती है। ये एक पेपर में भी क्वेश्चन आया था कि हाउ डाटा कैन बी ट्रांसफर बाय फाइबर ऑप्टिक्स, तो आपने इसका आंसर यही देना है कि बाय यूजिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड इन द फाइबर ऑप्टिक्स। इसमें छोटे छोटे धागे होते हैं जिनको फाइबर्स बोलते हैं और इनका जो साइज़ होता है वो एक ह्यूमन हेयर जो होता है इससे भी छोटा होता है। इसमें जो मेन चीज़ है ये जो फाइबर होता है ये ग्लास का बना होता है इसलिए इसको फाइबर ऑप्टिक कहते हैं। इसका डायामीटर आपने याद कर लेना है। फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर फाइबर जो होता है इसको कोर भी कहते हैं। एक कोर का जो डायामीटर है वो 62.5 माइक्रोन है। ये आपने देख लेना, MCQ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक तय होती है जिसको क्लैडिंग कहते हैं और क्लैडिंग का डायामीटर भी उसने दिया हुआ है 125 माइक्रोन्स। ये बहुत अहम MCQs है। फिर है इसके बारे में वो बता रहा है कि डाटा कितना ट्रांसमिट होता है एक वक्त के अंदर, तो आपने थोड़ा सा देख लेना है कि 26,000 टाइम्स जो है ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा डाटा सेंड होता है। ये भी MCQs आ सकता है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपने इसको देख लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट आ रहा है वो अनगाइडेड मीडिया का है। अनगाइडेड मीडिया के अंदर हमें किसी फिज़िकल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, डाटा जो है वो सिग्नल्स की फॉर्म के ऊपर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड होता है। इसको अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। इसमें जो मेन है वो माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को इस्तेमाल करके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करवाता है। माइक्रोवेव में ये होता है कि एक स्टेशन होता है जिसको ट्रांसमीटर कहते हैं और एक
रिसीवर होता है या मतलब सेट होता है जहाँ पे डाटा रिसीव होता है, उसको रिपीटर कहते हैं। तो इस तरह ये आपस में कुछ डिस्टेंस के ऊपर ये लगे होते हैं और डाटा जो है इस तरह मूव करता है। सैटेलाइट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको इंसानों ने आर्टिफिशियली तौर पे बनाया है और उसको खला में छोड़ दिया और वो ज़मीन की महवर के गिर्द जो है वो मूव कर रहे हैं। ये ज़मीन से तकरीबन 2300 माइल्स अबव हैं। इसमें जो कम्युनिकेशन वे होता है, इसमें ये होता है कि हम अर्थ से डाटा को सैटेलाइट की तरफ भेजते हैं और फिर सैटेलाइट जो होता है वो डाटा को दोबारा रिसीवर की तरफ भेज देता है। इसमें एक एमसीक्यूज़ है जो बहुत अहम है, नोट कर लें। अगर हम एक सिग्नल को भेजें चाँद के ऊपर तो वो उसको 1 सेकंड लगता है यहाँ से ज़मीन से चाँद तक पहुँचने के लिए और फिर वापस बैक आने में भी 1 सेकंड लगता है। तो लिहाजा टोटल जो टाइम एक सिग्नल को यहाँ से चाँद पर भेजने के लिए और फिर वापस दोबारा ज़मीन पर आने के लिए जो दरकार है वो है 2 सेकंड। ये एमसीक्यूज़ आपने कर लेना है। फिर है मोबाइल कम्युनिकेशन, इसमें भी रेडियो ट्रांसमिशन यूज़ होती है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आ गया वो है मॉडेम। तो मॉडेम जो होता है ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से ये वर्ड निकला है, क्योंकि आपको पता है कि जो डाटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल डाटा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें ट्रांसमिशन रेट है, बैंडविड्थ को ही ट्रांसमिशन रेट कहते हैं, यह पहले पढ़ा है। और इसका जो बैंडविड्थ का यूनिट होता है वो हर्ट्ज़ होता है। बीट पर सेकंड या बाइट पर सेकंड या इसी तरह साइकिल पर सेकंड भी इसके यूनिट्स हैं। यूनिट्स आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ द मॉडेम। ये इस साल के बोर्ड वाले पेपर में क्वेश्चन आया था, इसको भी आपने देख लेना है। मॉडेम हमारे पास 3 तरह के होते हैं। ये मॉडेम वो डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन को परफॉर्म करते हैं और डीमॉड्यूलेशन को परफॉर्म करते हैं। इसमें एक्सटर्नल मॉडेम होते हैं जो सिस्टम यूनिट के बाहर होते हैं, मतलब जैसे कोई स्विच है या कोई बोर्ड है, हम उसको कंप्यूटर की सीरियल पोर्ट जो होती हैं जिनको कंप्यूटर पोर्ट 1 कहते हैं या कॉम पोर्ट 2 कहते हैं उसके साथ जोड़ देते हैं। ये जैसे पीटीसीएल का सेट होता है तो सिस्टम के साथ उसको वैसे ही एक्सटर्नली रखा होता है। इंटरनल कार्ड उसके अंदर लगे होते हैं, जैसे एनआईसी कार्ड है, ये भी डाटा को मॉड्यूलेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। वायरलेस मॉडेम ये बिना तार के मॉडेम्स होते हैं और सिग्नल की बेस के ऊपर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 3 का ओवरव्यू। इसके एमसीक्यूज़ आपने देख लेने हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ये एमसीक्यूज़ हैं, इनके आंसर इसी चैप्टर के मतलब आखिर में दिए हुए हैं। मैं अभी वीडियो में आपको दिखा भी देता हूँ, तो इसको नोट कर लें। ये 5 एमसीक्यूज़ हैं और ये हैं इनके आंसर। तो ये वाली चीज़ भी आपने नोट कर लेनी है और इनको लाजमी करना है, क्योंकि बुक के एंड से एमसीक्यूज़ आते हैं हर साल पेपर के अंदर। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 में एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ द कंप्यूटर है। पूरे चैप्टर के अंदर हम एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लॉन्ग के हवाले से, लेकिन इस साल की स्कीम के अंदर इसको उन्होंने चूज़ किया है, तो आपने इसको देख लेना है। ये बहुत ईजी चैप्टर है। इसमें यह है कि आपको थोड़ा कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप अपनी तरफ से भी डाटा पेपर के अंदर लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ लिख के आना है आपने। एप्लीकेशंस यूजेस होती हैं और कंप्यूटर जो है ज़िंदगी के हर शोबे में, हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा होता है। हमारी डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ डेथ तक कंप्यूटर हमारे साथ है। तो हम देखते हैं मेन हेडिंग्स क्या हैं इसमें। इसमें बिज़नेस के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। आजकल नोवा डेज आपको पता है कि जो हमारा टोटली बिजनेस है वो कंप्यूटर के ऊपर है। मार्केटिंग ये होता है कि आपने अपनी कंपनी की एडवर्टाइजिंग करनी है, स्ट्रेटजीज प्लान करनी है, तो ये मार्केटिंग आ जाता है। मार्केटिंग में 4 पीज होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। तो हम इसको अगर ऑनलाइन करेंगे तो ये कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से जब हम मार्केटिंग करेंगे तो ये कंप्यूटर का उसमें रोल अदा हो जाएगा। फिर स्टॉक एक्सचेंज है, चीज़ों का लेन देन करना, आजकल आपको पता है ये भी इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। फिर है बैंक्स के अंदर कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं। हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो हमारे अकाउंट्स भी
कंप्यूटर्स के ऊपर डाटाबेसेस के अंदर स्टोर होते हैं। इसी तरह इसमें जो मेन चीज़ आ जाती है बैंक्स में वो है एटीएम। एटीएम जो होती है ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। आपने इसका एब्रीविएशन भी याद कर लेना, इसके बारे में थोड़ा सा अपने ध्यान में कंसेप्ट भी बना लेना है कि ये कैश को भी ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होती है। डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ हो रहे हैं। हर शॉप वाले ने अपना कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है। तो बिल बनाने के लिए, बार कोड को रीड करने के लिए और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर कंप्यूटर्स की। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो है ऑफिस ऑटोमेशन। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। ऑफिस ऑटोमेशन में ये होता है कि हम अपने ऑफिस की जो एक्टिविटीज़ हैं, ऑफिस के जो टास्क हैं उनको ऑटोमेट कर दें, कि सिस्टम जो है वो खुद से डिसीजन ले और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी करवाए और स्टोर भी करवाए। इसमें फिर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, हम डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करते हैं। इसमें एक कंसेप्ट आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाएं, उसमें मतलब ग्राफिक्स डाल दें, फ़ोटोज़ डाल दें, आर्ट वर्क डाल दें। तो जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव होगा उतना उसको अंडरस्टैंड करना, समझना आसान हो जाएगा। मैसेज हैंडलिंग सिस्टम, ये जो हमारे डिफरेंट किस्म के अलर्ट्स आते हैं डेली बेसिस के ऊपर, कि मतलब अगर आप कोई किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो जब आप मंथ के एंड पे आपकी सैलरी आती है तो उसका एक अलर्ट आ जाता है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम ये ऑटोमेटेड मैसेज होते हैं जो पीछे से सिस्टम हैंडल कर रहा होता है। ई कॉमर्स तजारत भी आजकल ऑनलाइन है। इसमें ईमेल का कंसेप्ट आ जाता है, ये आपने पहले भी पढ़ा है कि हम इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे को मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं। इस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये थोड़ा सा देख लें, ये अहम कंसेप्ट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये होता है कि जैसे हम व्हाट्सएप पे लाइव कॉल कर लेते हैं 2-4 लोग मिल के इकट्ठे, तो यही कंसेप्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। आपने मीटिंग करनी है या कॉन्फ्रेंस करनी है अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, तो आप अपने मोबाइल के ऊपर या अपने उसके लैपटॉप के ऊपर ही बाकी लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर लें। इसके लिए बहुत अहम एक आजकल गूगल वालों ने एक ऐप चलाई हुई है जिसको जूम कहते हैं। तो जूम के ऊपर क्लास भी पढ़ाई जा सकती है और कॉन्फ्रेंस या मीटिंग भी की जा सकती है। नेक्स्ट फर्दर है ई शॉपिंग। ई शॉपिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, मतलब आप 24 घंटे ऑनलाइन चीज़ें वेबसाइट्स की मदद से बेच भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। जैसे आजकल दराज ऐप है और OLX.com है, तो ये पाकिस्तान के अंदर मशहूर ई शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के हम अपने बैंक की जो एक्टिविटीज़ हैं वो वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें, इसको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। कि एक्टिविटी जो हैं वो घर से या अपने मतलब हमें बैंक ना जाना पड़े, हम घर से वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं परफॉर्म कर लें। इंडस्ट्री के अंदर भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसमें रोबोट्स हैं, रोबोट हैं कुछ ऑटोमेटिक मशीन है जो इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होती है कि थिंक लाइक ह्यूमन, वर्क लाइक ह्यूमन। रोबोट जो हैं क्या क्या कर रहे हैं, गाड़ियों को पेंट कर रहे हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जाते हैं, और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं नोवाडेज। हालांकि ये वार्स के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है कैड और कैम। कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कि हम कोई अगर मतलब घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिज़ाइन बना लेते हैं, नक्शा बना लेते हैं, तो वो कंप्यूटर की मदद से हम ड्रा करते हैं। या कोई भी चीज़ आती है तो उसका पहले एक स्केच आता है, जो स्केच होता है इसको हम कहते हैं कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और इसी तरह एक होता है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है ये भी नोवा डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, कि बहुत सारी यूनिट्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंप्यूटर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। इसकी कॉमन एग्जांपल यही है कि ये जो मतलब हम कोक या पेप्सी या कोई इस तरह की ब्रांड की बोतल पीते हैं तो उसमें जो लिक्विड फिल किया होता है वो मशीन से किया होता है। तो वो इक्वली मतलब अगर हाफ़ लीटर की ड्रिंक है तो हाफ़ लीटर उसमें लिक्विड होगा, और इसी तरह अगर 1 लीटर की ड्रिंक है तो 1 लीटर उसमें लिक्विड होगा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इसको भरने वाली, पीछे से फिल करने वाली कोई मशीन है। अगर ये ह्यूमन बीइंग ने फिल किया होता तो लिक्विड की जो मकदार थी वो कम ज़्यादा वाटर्स के अंदर हो सकती थी। फिर है सिमुलेशन। ये एक नया कंसेप्ट है कंप्यूटर साइंसेस के अंदर। तो इसमें ये होता है कि हम एक मॉडल बना लेते हैं ताकि रियल वर्ल्ड सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को हेल्प कर सकें, लोगों को गाइड कर सकें। ये ऐसे ही काम करता है जैसे रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़ इंसान परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि अब एक बंदे ने ड्राइविंग सीखनी है, तो बजाय उसको गाड़ी देने के आप उसको स्क्रीन के सामने बिठा दें
और उसमें ये सिमुलेटर इंस्टॉल हो और वो वहाँ पे मतलब ऐसे ही महसूस हो जैसे वो गाड़ी के अंदर बैठा है। स्क्रीन के ऊपर ही वो बैठ के उस गाड़ी को पेशेंट की मॉनिटरिंग के लिए भी डिवाइसेस हैं जो उसकी पल्स रेट, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को अलार्मकारी होती हैं। इसी तरह पेशेंट रिकॉर्ड्स हम रखते हैं, हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ और कितने मरीज़ डेली बेसिस के ऊपर आए, वो भी आजकल सारा कंप्यूटराइज्ड ही हो रहा है। डायग्नोसिस, बीमारियों की तशखीस के लिए इसमें हमारे पास स्कैनर्स आ जाते हैं जिसको कैट स्कैनर बोलते हैं, ये भी देख लेना है। ये एक्सरे वगैरह और स्कैनर ये सारे एमसीक्यूज़ के तौर पे आ जाते हैं। मतलब कैंसर और ट्यूमर्स के लिए जो स्कैनर यूज़ होता है उसका नाम है कैट स्कैनर। ये एक दफ़ा बोर्ड के पेपर में आया था, तो आपने इसको एज एमसीक्यूज़ देख लेना है। ये देखें, एक्सरे जो होते हैं उसमें भी टोपोग्राफी कैट के स्कैनर इस्तेमाल होते हैं। ये सारी डिटेल लिखी हुई है। ये 3D इमेज वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, ये जो कैट होते हैं। एयरलाइन सिस्टम ने एयरलाइन सिस्टम में भी कंप्यूटर ने अपना रोल अदा किया है। इसमें फ्लाई बाय वायर का कंसेप्ट आपने देखना। इसका मतलब ये है कि पायलट को ऐसे ही महसूस हो रहा होता है कि जैसे मैं ज़मीन के साथ कनेक्टेड हूँ और एक रस्सी के साथ या एक तार के साथ बंधा हुआ हूँ। उसको नीचे से सारी जो डायरेक्शंस हैं वो दी जा रही होती हैं जब वो ड्राइव या प्लेन को उड़ा रहा होता है। एजुकेशन में भी कंप्यूटर ने बहुत अहम रोल अदा किया। इसमें कैल है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें आजकल आ गई हैं जो सीखने में हमारी मददगार है। इसको कैल कहते हैं। और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, और इसके एडवांटेजेस भी आपने देखने हैं कि आजकल जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं उनकी वीडियो बना के सेंड कर दी जाती है, या फिर लाइव एक सेशन ले लिया जाता है, या वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से हम लोगों को ट्रेन करते हैं, मॉडल बना के शेयर कर दिए जाते हैं। तो इसके एडवांटेजेस आपने देखने हैं। वेदर फोरकास्टिंग में भी कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, और मतलब चेक किया जाता है कि बारिश कब आनी है, कितनी आनी है, हवा में नमी का प्रेशर कितना है, हवा जो है खुश्क है या कूल एयर चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वेदर फोरकास्टिंग में आ जाती हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक अदारा है स्पार्को का, तो ये जो है वेदर फोरकास्टिंग करता है। ये आपने एज ए MCQ ज़हन में रख लेना है। नेक्स्ट है होम। होम में बच्चे गेम्स खेलते हैं, या हम म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, या हमारी जो ख़वातीन हैं वो बजट्स बना सकती हैं कंप्यूटर की मदद से, या हम इंटरनेट सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर के कुछ गुड फीचर्स हैं, उनको डिस्कस करने लगे हैं। एक तो होता है कि एक जो अच्छा कंप्यूटर होता है वो स्पीडी होता है, फिर वो कंसिस्टेंटली काम करता है। कंसिस्टेंटली का मतलब ये है कि वो थकता नहीं है। जो उसको कहा जाता है वो एक्शन जो है हमें परफॉर्म करके देता है। अगर एक एक्शन को 10 दफ़ा भी कहा जाए वो उसी एक्शन को परफॉर्म करेगा। उसमें प्रेसिजन आ जाती है। प्रेसिजन ये चीज़ होती है कि एक्यूरेटली हमारा काम जो है वो मुकम्मल करता है। रिलायबिलिटी ऐसी टर्म है कि हम इसका अगर मतलब देखें तो इसका मतलब होता है काबिल एतमाद। तो कंप्यूटर जो है वो एक काबिल एतमाद मशीन है। इंसान इसके ऊपर एतमाद करते हैं, बल्कि अपने से ज़्यादा हम एतमाद करते हैं। अगर हमने कोई सवाल हल करना है तो हम लाजमी तौर पे पहले हाथ से अगर सॉल्व करें तो फिर बाद में उसको कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। हमें अपने पे इतना एतमाद नहीं होता जितना मशीन पे होता है। तो मतलब वो एक तो कंसिस्टेंट मशीन होती है, दूसरा उसमें जो एक्यूरेसी है वो हायर होती है, इसी वजह से वो रिलायबल मशीन है। तो फिर इसके MCQs भी हैं बच्चे, वो भी देख लेने हैं। जैसे मतलब ये CBT है, CBT स्टैंड फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। तो ये सारे MCQs हैं, ये तकरीबन 10 MCQs हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको आपको स्लो करके दिखा देता हूँ। इसके MCQs भी आपने देख लेने हैं। ये टोटल 10 MCQs हैं और इनको गौर से आपने देख लेना है। ये देखें, ये लाजमी आपने करने हैं। यहाँ से बोर्ड के पेपर में MCQs आते हैं। अच्छा, इसमें एक ये जैसे ये एक 7वां MCQs है, मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म प्रोसेस एट हाई स्पीड। तो इसमें लिखा हुआ है पर सेकंड, पर मिनट, नैनो सेकंड और नॉन ऑफ अबव। तो आपने इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट है इसका आंसर लगा देना। ये अहम MCQs है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आगे भी दिया होगा, ये देखें यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। वो हमारा था 8वां क्वेश्चन, 7वां डी ऑप्शन है। इसमें नन ऑफ देम आना है। ये अक्सर बच्चे नीनो सेकंड पे लगा के आ जाते हैं। डिस्कस करने का मतलब ये था। नन ऑफ देम का मतलब कि नीनो कोई यूनिट नहीं होता, नैनो यूनिट होता है। ठीक हो गया। तो ये नैनो NANO होगा, नैनो NINO। यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने इस चीज़ को भी नोट कर लेना है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।
अपना ढेरों ख्याल रखना। इंशाल्लाह अगले जो चैप्टर्स हैं मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो हमारे साथ जुड़े रहना है और चैनल को भी सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है।